नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के पाठ नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती इकोनॉमिक्स के अंदर से प्रश्न उत्तर देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस लेसन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों को तो शामिल किया ही है, साथ में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि इस लेसन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो एग्जाम में आया हो और हमारे नोट्स में ना हो। आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ और कुछ डायग्राम्स के साथ और टेबल के साथ इसे तैयार किया है। पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन आय विधि और कैलोरी विधि दो के साथ दो विधियां लगाते हैं। एक है आय विधि और एक दूसरी है कैलोरी विधि। इसका प्रयोग किया जाता है। आय विधि में क्या है कि वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 816 रुपये प्रति महीने से कम कमाता है और शहर में रहने वाला व्यक्ति 1000 रुपये पर महीने से कम कमाता है, तो वह व्यक्ति निर्धन रेखा के नीचे माना जाएगा, अर्थात निर्धन माना जाएगा। और ये विधि इसलिए आंकलित की जाती है ताकि निर्धनों को खाद्य उपलब्ध करवाया जा सके। खाद्य का अर्थ है खाने की वस्तुएं। उसके बाद है कैलोरी विधि। कैलोरी विधि के अनुसार जीवन के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता का निर्धारण करना। देखिए, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके लिए खाना आवश्यक है, क्योंकि खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम काम करते हैं। अब इसका भी निर्धारण किया गया है, जैसे कि भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि अगर कोई गांव में रहता है तो उसकी आवश्यक कैलोरी जो है एक दिन की वो 2400 कैलोरी है। जबकि अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है तो उसके लिए आवश्यक कैलोरी जो है वो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यदि किसी व्यक्ति को, शहर में रहने वाले को 2100 से कम कैलोरी मिलती है और गांव में रहने वाले को 2400 कैलोरी से कम मिलती है, इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे है, गरीब है। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले है निर्धनता रेखा। अब इसको हम दो भागों में यानी कि दो विधियों के द्वारा मापन करेंगे। एक तो है आय, दूसरी है कैलोरी। फिर आय में देखिए, शहर में रहने वाले व्यक्ति की 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये निर्धारण है कि इतनी आमदनी होनी जरूरी है, अगर इससे कम है तो व्यक्ति गरीब है। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, यदि इतनी है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, परंतु अगर 816 से 1 रुपया भी कम है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। उसके बाद है कैलोरी। शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन एक व्यक्ति अगर कंज्यूम करता है तो वो गरीब नहीं है, यदि 2100 से कम कंज्यूम करता है तो वो गरीब है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि शहर वाले को कम कैलोरी क्यों चाहिए? क्योंकि शारीरिक श्रम यानी कि हमारे बहुत सारे जो काम हम शारीरिक रूप से करते हैं वो गांव में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक करने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शहर में शारीरिक श्रम कम होता है, इसीलिए उन्हें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आमदनी में शहर में खर्चे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो निर्धारण है वो रखा गया है 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, और ग्रामीण क्षेत्र में खर्चे अपेक्षाकृत कम होते हैं, इसीलिए कम रखे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो ये हमने ऊपर पढ़ा है क्वेश्चन, निर्धनता रेखा का आंकलन, क्या ये उपयुक्त है? अब हम ये देखेंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि हमारे अनुसार
निर्धनता आंकलन का ये तरीका सही नहीं है, आय विधि, कैलोरी विधि नहीं, ये मात्रात्मक धारणा है, ये मात्रा बन गई, इतने रुपए, इतनी कैलोरी, और गरीबी के लिए सीमित भाग पर भी बल देता है। पूरा मतलब असली गरीबी नहीं दिखाता, सीमित भाग की व्याख्या करता है, जीवन के न्यूनतम स्तर की व्याख्या करता है। मतलब ये तो ये बताता है कि बस हमें रोटी कपड़ा मकान या रोटी मिल जाए, और चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। कई विद्वानों का मानना है कि यदि हमें सचमुच में निर्धनता का गहन अध्ययन करना है तो हमें बहुत से पहलू देखने होंगे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास का मतलब घर, नौकरी, समानता, इन विषयों का भी हमें अध्ययन करना होगा। तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि हमने निर्धनता का आंकलन वास्तविक रूप से कर लिया है। सिर्फ आय और कैलोरी देखकर निर्धारण करना सही नहीं होगा। उसके बाद है भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें कि 1973 से लेकर अब तक जो निर्धनता है वो किस तरह से चल रही है। देखिए 1973-74 में निर्धनों की संख्या 32.1 करोड़ थी, यानी कि लगभग 32 करोड़, जबकि 2011-12 में निर्धनों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। 26.93, आप 27 करोड़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है 1973-74 में कुल जनसंख्या का 54.9% लोग गरीब थे, निर्धन थे, परंतु अब ये संख्या जो है 21.9, लगभग 22% लोग जो हैं निर्धन हैं। 2004-05 में निर्धनता प्रतिशत कम होकर 54.9 से कम होकर 37.5 पर आ गया, और 2011-12 में 21.9 भी कह सकते हैं या फिर 22% पर आ गया। इस चीज़ को अब हम एक उससे समझते हैं टेबल से। टेबल के अनुसार देखिए 1973-74 में निर्धनता प्रतिशत 54.9, 93-94 में 45, उसका 2004-05 में 37.5 और 11-12 में 22% जो है लोग निर्धन रेखा से नीचे थे, यानी कि गरीब थे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में निर्धनता में अंतरराज्यीय असमानताओं का विवरण करें। भाई क्या राज्य से राज्य मतलब स्टेट टू स्टेट निर्धनता में डिफरेंस है? तो बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन कि भारत में निर्धनता की दर सभी राज्यों में समान नहीं है। किसी राज्य में निर्धन लोगों की संख्या कम है, जबकि किसी राज्य में निर्धन लोगों की संख्या अधिक है। जैसे कि कुछ राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनमें निर्धनता अनुपात जो है राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। अब आपको बताना होगा कि हमारा निर्धनता का राष्ट्रीय अनुपात कितना है। हमारा निर्धनता का राष्ट्रीय अनुपात है 22%, और यहाँ पर निर्धनता अनुपात जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनमें अधिक है। बिहार में 33.7 और उड़ीसा में 32.6% लोग निर्धनता रेखा के नीचे अपना गुजारा कर रहे हैं। अर्थात सबसे अधिक निर्धनता बिहार और उसके बाद उड़ीसा में है। अब दूसरा पॉइंट है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में काफ़ी कमी आई है। पहले निर्धनता फिर भी प्रतिशत में थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब काफ़ी कम हुई है। तीसरा है पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने अपने कृषि सुधार करके कृषि वृद्धि में की दर बढ़ाकर निर्धनता को काफ़ी कम कर दिया है। इन्होंने अपने हरित क्रांति कह लीजिए या अच्छे उपयुक्त बीजों का प्रयोग, खाद का प्रयोग, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करके अपनी निर्धनता को काफ़ी हद तक कम किया है। उसके बाद है केरल। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अपना फोकस करके अपनी निर्धनता को कम किया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों के जरिए निर्धनता में काफ़ी कमी आई है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने बिल्कुल कमाल कर दिया। इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा यानी कि डिपो की मदद से लोगों तक अनाज और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाकर
लोगों की स्थिति में सुधार लाया है, जिससे वहाँ की भी निर्धनता काफ़ी हद तक कम हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के सामने निरुपाय हैं, अर्थात आज भी वे लोग जो हैं काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के वर्ग अभी खाद्य से वंचित हैं और इनका या तो भूमि का आधार कमजोर है, अर्थात इनके पास भूमि नहीं है, और यदि थोड़ी बहुत भूमि है तो उस पे उत्पादकता बहुत कम होती है, अर्थात इन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग नहीं किया। दूसरा है, ये लोग भी खाद्य दृष्टि से असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कोई सुनामी, बाढ़ या कोई भूकंप, सूखा ऐसा पड़ता है तो सबसे पहले ये प्रभावित होते हैं और इन्हें अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिक परिवार, क्योंकि कृषि का कार्य क्या होता है, मौसमी, और नगरीय अनियमित मजदूर की कभी उनको मजदूरी मिल जाती है नहीं, तो ऐसे में ये सब लोग जो हैं सबसे पहले असुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद है, खाद्य सुरक्षा में ग्रसित आबादी में गर्भवती महिलाएं या फिर दूध पिला रही महिलाएं या फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों भी जो हैं काफ़ी असुरक्षित पाए जाते हैं। इसे भी हम आपको एक छोटे से टेबल के जरिए समझाते हैं। जैसे कि अनुसूचित जातियां की संख्या भारत में 29%। मान लीजिए अनुसूचित जाति के अंदर ही यदि 100 लोग हैं तो 100 में से 29 जो हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जनजातियों की स्थिति बेहद दुखदायी है कि यहाँ पर संख्या जो है 43% है। शहरी अनियमित मजदूर 34 और कृषि श्रमिक ग्रामीण 34। हालांकि पहले के मुकाबले अनुसूचित जाति और शहरी अनियमित मजदूर और कृषि श्रमिक जो हैं इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों में आज भी निर्धनता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भारत में अंतर राज्य निर्धनता का कारण क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक निर्धनता के कारण भी आ सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है कि अंतर्राज्यीय निर्धनता के क्या कारण हैं। हम निर्धनता के कारणों को आगे चलकर भी पढ़ेंगे। ये हैं अंतर्राज्यीय निर्धनता। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। मान लीजिए किसी स्टेट में प्राकृतिक संसाधन अच्छी स्थिति में है तो वहाँ पर निर्धनता कम मिलेगी, और जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी है वहाँ पर निर्धनता अधिक पाई जाती है। या फिर जैसे पश्चिम बंगाल है, उन्होंने भूमि सुधार उपाय अपनाकर अपनी कृषि को कम किया है, निर्धनता को कम किया है। दूसरा है, जिन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि है उन क्षेत्रों में भी निर्धनता कम होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा, यहाँ जहाँ पर कृषि के लिए भूमि काफ़ी उपजाऊ है। उसके बाद है, जिन क्षेत्रों में अधिक उद्योग धंधे होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा उद्योग लगे होते हैं, वहाँ पर भी लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। परंतु बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य जो हैं निर्धन हैं क्योंकि इनका औद्योगिक विकास कम हुआ है। चौथा पॉइंट है, जिन क्षेत्रों में मानव विकास को अपना लिया वहाँ भी निर्धनता कम हुई है, जैसे कि केरल में। अपनी मानव विकास कैसे होगा, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पर निवेश करने से मानव विकास किया जाता है। अर्थात जहाँ सरकारें जो हैं बेसिक एजुकेशन और जो प्राइमरी हेल्थ है उसका खर्चा खुद उठाती हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर जो मानव है वो असल में मानव नहीं मानव पूंजी में बदल चुके हैं, जैसा कि हमने पिछले लेसनों में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। मतलब पूरे विश्व में निर्धनता की क्या स्थिति है, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले है, विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर निर्वाह करने वाला व्यक्ति निर्धन है, जो एक दिन के $1.9 से कम कमाता है। 1990 में निर्धन लोगों का अनुपात जो था वो 36% था, जो अब घटकर 2015 में
10% रह गए। ये बात हम पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। उसके बाद है तीव्र प्रगति और मानव विकास संसाधन के कारण चीन ने अपनी निर्धनता, जो कि 1981 में 88.3% थी, 2019 में मात्र 0.6% रह गई है। यानी कि इतने निर्धनता में कमी ला के सब कुछ सबको हैरान कर दिया है। उसके बाद दक्षिण एशिया जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी निर्धनता में गिरावट आई है। 2005 में 34% थी, जो घटकर अब 15.2 रह गई है। फिर है सब सहारा में 51% जो थी निर्धनता थी 2005 में, अब घटकर 40.2 रह गई है। उसके बाद है लैटिन अमेरिका में 2005 में 10% से भी घटकर अब 4% रह गई है। रूस जैसे समाजवादी देश में पहले बिल्कुल भी निर्धनता नहीं थी, अब थोड़ी निर्धनता फिर से स्थापित हुई है, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएनडीपी का तो या फिर हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का तो यही उद्देश्य है कि पूरे विश्व के अंदर से गरीबी का उन्मूलन किया जाए, गरीबी को बिल्कुल खत्म किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना होगा। हमने जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए स्कीमें चलाई हैं, जो इस लेसन के अंदर हैं, उनको हमने टेबल की फॉर्म दे दी है। सबसे पहली हमारी जो स्कीम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। यहाँ पर गारंटी भी आएगा। 2005 में से स्थापित किया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? हर घर के लिए मजदूरी रोजगार जो है कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध करवाना। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को जो गरीब हैं 100 दिन के लिए काम उपलब्ध करवाना। इसमें 1/3 रोजगार जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, क्योंकि महिला अगर पैसे कमाती है तो वो बहुत आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। तीसरा, इस योजना को 100 जिलों तक विस्तारित किया गया है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि एक केंद्र सरकार ने कोष की स्थापना की है और राज्य सरकारों ने भी अपने अपने कोष की स्थापना की है, जिसमें यदि व्यक्ति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो 15 दिन बाद ही वो भत्ते के लिए हकदार हो जाता है। मतलब सरकार यदि उसको काम नहीं दे पाती तो सरकार उसे क्या देती है? उसके नाम का मुआवजा देती है। दूसरी स्कीम है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये 2004 में लागू किया गया। इसमें सबसे पिछड़े हुए 150 जिलों को चुना गया पूरे देश में से। ये कार्यक्रम उन ग्रामीणों के लिए है जो अधिक साक्षर नहीं हैं, जो शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, और उन्हें मजदूरी के बदले अनाज देने का प्रावधान है। तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसे 1993 में लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्र व छोटे क्षेत्र में शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य है। अर्थात अगर कोई गांव में रहता है या फिर छोटे शहरों में है और वे शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो सरकार उन्हें कुछ भी करके स्वरोजगार के लायक बनाना का प्रयास करेगी। फिर है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये तो अपने आप में ही नाम से ही पता चलता है, 1995 में चलाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ऊपरली और निचली स्कीम में सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बात हुई है, जबकि इसमें सभी के लिए बात की गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में चलाई गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वयं सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक से ऋण दिलवाकर या फिर सहकारी समितियों द्वारा लोन दिलवाकर निर्धनता रेखा से ऊपर लेके आना। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सन 2000 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और विद्युतकरण जैसी सुविधाएं सरकार
लोगों को प्रदान करेगी ताकि वे निर्धनता रेखा से ऊपर आ सकें। तो ये सभी स्कीम्स ऐसी स्कीम्स हैं जिन्होंने गरीबी उन्मूलन में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। उसके बाद है मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? मानव की वह दशा जिसमें वह अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक आवश्यकताओं को पूरी करने में कठिनाई महसूस करे तो इसे मानव निर्धनता कहेंगे। ये 5 चीजें, क्योंकि पहले 3 होती थी, भोजन, वस्त्र और मकान, परंतु अब 5 हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 बेसिक नीड्स हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। उसके बाद है निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? निर्धनों में भी सबसे निर्धन अनुसूचित जनजातियां, नगरीय अनियमित मजदूर, ग्रामीण खेतीहर मजदूर, अनुसूचित जातियां हैं। इसके अलावा वृद्ध यानी कि बुजुर्ग, उसके बाद महिलाएं और बच्चे, वे सभी निर्धनों में निर्धन में शामिल हैं। और इसके अलावा हम अगर इसमें ऐड करना चाहें तो निराश्रित व्यक्ति और भिखारियों को भी शामिल कर सकते हैं, वे भी निर्धनों में अधिक निर्धन हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि आप निर्धनता से क्या समझते हैं और निर्धनता के क्या कारण है? निर्धनता से अभिप्राय ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई महसूस होती है। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण है, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, बेरोजगारी की समस्या, औद्योगिकरण का अभाव, अशिक्षा और अंधविश्वास, जनसंख्या का कृषि कार्यों पर अधिक दबाव, बाल श्रम, जब कोई व्यक्ति बचपन में ही कार्य करेगा तो आगे चलकर वो सही मायने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएगा, और फिर है असहायता, अर्थात सरकार के द्वारा कोई सहायता प्रदान ना करना। ये सभी कार्य जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये निर्धनता के कारण है। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए पहली वीडियो की तरह बहुत लाहेवंद रहेगी। आप इससे से अच्छे से क्वेश्चन समझ के अपनी नोटबुक पे लिखें, और जैसे हमने टेबल्स और डायग्राम बनाए हैं वैसे आप अवश्य बनाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।